हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये पूरा एक सेट है, इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे। तो लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा कि आपका 30 ऑफ कितने आपके सही हो पा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस का ही पूरा सेट है जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये पूरा एक सीडीपी का सेट होगा, ठीक है। तो सीडीपी में 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी हर टॉपिक से इसमें क्वेश्चन जो इंक्लूड रहते हैं, क्योंकि प्रीवियस का ही पूरा सेट है, ठीक है। तो इसमें आपको समझ में आएगा कि हर टॉपिक से जो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो इसको लास्ट तक देखना। साथ ही साथ ये क्लासेस आपको डेली 3 बजे मिलती हैं, तो इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। इसमें हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग की प्रॉपर तरीके से थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है ऑल सब्जेक्ट की, ठीक है। इस वजह से हम लोगों ने प्रीवियस के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया है। हिंदी पेडागोजी की जो क्लास है वो आपको मैंने 3 से 4 वीडियो में पूरी कंप्लीट कर दी है, तो आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छे से डिस्कस किया है, आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। वहीं पे आपको जो 5 बजे क्लास मिलती है, अगर आप पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 5 बजे वाली क्लास ज्वाइन करिएगा। उसमें हम लोग एसएसटी डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर वाइज चल रहे हैं। एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी की क्लासेस वहाँ पे आपको मिलती है। तो आप लोग ये डाउट मत रखना कि पुरानी कोई एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी से ही हम लोग क्लासेस जो है उसमें डिस्कस करते हैं। आपको क्लास जो है वो 5 बजे मिल जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पे पहली बार आए हो, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है टीचिंग से रिलेटेड। साथ ही साथ आपको क्लासेस भी मिलती हैं। अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बीपीएससी की जो क्लास है आपको डेली 2 बजे मिलती है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम लोग जीके जीएस कवर कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रीवियस के क्वेश्चन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन करूंगी। लास्ट में आप लोग बताना अपना स्कोर, कितना आपका स्कोर रहा, ठीक है। कमेंट में अपना स्कोर भी बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी जो आनुवांशिकता यानी जो हेरिडिटी है और साथ में आपका जो इन्वायरमेंट है, तो उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है यानी ट्रू है। पहला है, विकास के कुछ पहलू जो है आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। यानी कि जो हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट है उससे कुछ अधिक प्रभावित होते हैं। बी ऑप्शन है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जो है जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। यानी कि जो जीन्स मिलते हैं आपको हेरिडिटी के द्वारा, उनसे पूरी तरह निर्धारित होती है। या फिर आपका थर्ड ऑप्शन होगा, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे की किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। यानी अगर आपको कोई बचपन में विकार हो गया है तो क्या अच्छी जो है आहार, अच्छा पौष्टिक मिल जाएगा आपको, तो वो विकार जो है वो दूर हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपको सुनने में समस्या हो रही है या फिर आप मान लीजिए आपको देखने में प्रॉब्लम हुई है, विकार है बचपन से ही, तो क्या आपको अच्छा आहार दे दिया जाएगा, अच्छा पौष्टिक आहार मिल जाएगा, अच्छी केयर होगी तो क्या आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा? नहीं। जो कुछ विकार होते हैं बचपन से, वो आहार एवं मतलब अच्छा पोषण पाने से वो ठीक नहीं हो सकते। अगला है, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो इन्वायरमेंट होता है उससे सिर्फ लैंग्वेज डेवलपमेंट ही हो रहा होता है और डेवलपमेंट नहीं हो रहे होते, तो ऐसा भी कहना आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड एंड फोर आपका ऑप्शन गलत हो गया। इसमें जो बात कही गई है जीनों पर, यानी जो हेरिडिटी से जीन्स मिलते हैं, क्या उस पर ही बच्चे का डेवलपमेंट आधारित है? जी नहीं, आपका इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्योंकि इसमें जो बात कही गई है कि बच्चे का जो आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका है, उसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य बच्चे के डेवलपमेंट में। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो हेरिडिटी है और आपका इन्वायरमेंट है उसका प्रभाव जो है बच्चे के डेवलपमेंट में पड़ता है। यानी कि हेरिडिटी भी अच्छी होनी चाहिए, इन्वायरमेंट भी होना चाहिए, तभी जाके बच्चे का डेवलपमेंट हो पाएगा। अगर इसमें से कोई एक पक्ष वीक है तो बच्चे का डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। जैसे कि आपकी हेरिडिटी बहुत अच्छी है, मान लीजिए आपकी जो है हेरिडिटी बहुत अच्छी है बट आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं दिया गया। जैसे कि आपकी हेरिडिटी बहुत अच्छी थी तो आप माइंडली बहुत अच्छे हो, ठीक है, चीज़ों को बहुत जल्दी कनेक्ट करते हो, चीज़ों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हो। लेकिन क्या हुआ, आपका इन्वायरमेंट बहुत खराब मिल गया। यानी जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं, जब देखो लड़ाई कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी हेरिडिटी थी कि आप अच्छा करोगे क्योंकि आपका माइंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा था, क्योंकि हेरिडिटी आपकी बहुत अच्छी थी। लेकिन क्या हुआ, आपका इन्वायरमेंट खराब मिल गया।
इस वजह से आपका डेवलप तो हुआ, पर किस क्षेत्र में हुआ? आप चोरी करने लगोगे, आप जो है लड़ाई झगड़ा करने लगोगे। तो चोरी करने वालों के पास भी दिमाग होता है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, वो गलत सेंस में प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन दिमाग है। तो इस वजह से जो हेरिडिटी होती है, मान लीजिए अगर आपकी हेरिडिटी बहुत अच्छी है बट इन्वायरमेंट बहुत अच्छा अगर आपको नहीं मिल पाया है, तो आप गलत क्षेत्र में भी जा सकते हैं और आपका डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा। अगर दोनों बहुत अच्छे हैं तभी जाके डेवलपमेंट अच्छा होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी हेरिडिटी में है कि आप स्पोर्ट में बहुत अच्छा करोगे, लेकिन अगर आपको अच्छा इन्वायरमेंट ही नहीं दिया गया, कभी आपको प्रैक्टिस ही नहीं कराई गई, कभी आपको ट्रेनिंग ही नहीं दी गई, कभी आपको कोई सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं कराई गई जो ट्रेनिंग के दौरान होनी चाहिए, तो क्या आप अच्छा कर पाओगे? आप थोड़ा बहुत खुद से कर लोगे बट उस क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मतलब हेरिडिटी के साथ साथ आपका इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। यानी 50% जो है हेरिडिटी होनी चाहिए, तो 50% आपका इन्वायरमेंट होना चाहिए, तभी जाके बच्चे का संपूर्ण डेवलपमेंट हो पाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बात कही गई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो है कहा नहीं जा सकता, यानी कि पियाजे के अनुसार जो है वो सही नहीं है। पहला है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, यानी जो विकास होता है वो गुणात्मक चरणों में होता है, यानी क्वालिटी जो है उसमें होता है। अगला है मतलब सेकंड ऑप्शन है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, यानी जो बच्चे होते हैं वो अपनी दुनिया के बारे में खुद का ज्ञान का निर्माण करते हैं। या फिर निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, यानी आप प्रैक्टिस करवाएंगे। या फिर बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, यानी जो उनका एनवायरनमेंट होता है उस पर वो क्रियाएं करते हैं। तो इसमें आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि निरंतर अभ्यास नहीं होती है पियाजे के अनुसार, क्योंकि ये रट्टाफिकेशन आपको नहीं देना है। जो पियाजे हैं वो कहते हैं कि बच्चा जो है वो एक्टिव रहेगा, वो प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, क्रिएटिव होगा, वो एक्टिव रहेगा क्लासरूम में। तो इन्होंने कहा, क्या कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो इसमें बात ये कही जा रही है कि बच्चे निरंतर अभ्यास करेंगे, तो अगर अभ्यास करेंगे तो बच्चे निष्क्रिय रूप से बस उतना ही सीखते रहेंगे, रट्टाफिकेशन नहीं कराना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पियाजे के अनुसार जो है यही जो है गलत ऑप्शन है, क्योंकि निगेटिव पूछा है तो हमको निगेटिव ही देना है। क्योंकि पियाजे का ये मानना है कि बच्चे जो होते हैं ज्ञान का निर्माण खुद से कर सकते हैं, मतलब उनमें इतनी क्षमता होती है कि खुद से वो कुछ भी डेवलप कर सकते हैं, वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चे को हमको प्रैक्टिस, यानी कि ये नहीं कि अभ्यास पे अभ्यास कराना है, बस रटाना बच्चों को नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा नहीं है? ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है, पियाजे ने 4 स्टेजों में जो बच्चों का डेवलपमेंट है बांटा है। यानी पहला है आपका सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होगा, इतने तक बच्चे का डेवलपमेंट हो जाएगा। इसकी जो उम्र बताई है ये भी ध्यान रखिएगा, 2 से मतलब 0 से 2 वर्ष है। फिर क्या होता है, सेंसरी मोटर हो गया। फिर आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी इसमें जो इसकी उम्र बताई है 2 से 7 वर्ष। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इसमें क्या होता है कि बच्चे का डेवलपमेंट इतना हो जाता है जीन पियाजे के अनुसार। उसके बाद आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशन, इसमें होता है बच्चे का 7 से 11 वर्ष की उम्र पियाजे के अनुसार बताई गई। फिर होता है आपका ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है जो है आपका यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, अब्स्ट्रैक्ट जो होता है, तो इसमें आपका होता है 11 से 13 वर्ष। ठीक, ये स्टेजें इन्होंने डिवाइड की। अब जब इन्होंने कहा कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो स्टेजों में होता है, यानी कि इतनी उम्र में जब बच्चा जाएगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही डेवलप हो पाएगा। उसके बाद जब बच्चा इस उम्र में जाएगा तो उसका इतना डेवलपमेंट होगा, जब बच्चा इस उम्र में जाएगा तो उसका डेवलपमेंट इतना होगा। यानी इन्होंने क्या कहा कि बच्चों को स्टेजों में डिवाइड कर दिया कि इस बच्चा इस उम्र में सिर्फ इतना ही अपना डेवलपमेंट कर पाएगा। तो इसमें जो पूर्व संक्रियात्मक की बात कही गई है उसमें बताया गया कि सीमा नहीं है, तो उसमें क्या है, उसकी सीमा नहीं है, यानी कि उसमें एक विशेषता है जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की इसमें है, वो आपको बतानी है। तो इसमें पहला ऑप्शन है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, या फिर है प्रतीकात्मक विचार का विकास, या फिर है अहमनता, या फिर है अनुकरणीयता।
तो इसमें जो है आपका बताया गया है सीमा नहीं है, तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यही इसकी विशेषता है। यानी कि जब बच्चा क्या होता है 2 से 7 वर्ष की उम्र में होता है, तो बच्चा सिंबल के थ्रू जो है सीखना शुरू कर देता है। यानी सिंबलों के माध्यम से उसके दिमाग में थॉट आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए उसने बॉल देखी, तो उसको समझ में आ रहा है कि ये बॉल है। उसने अगर एप्पल देखा तो उसको समझ में आ रहा है ये एप्पल है। उसने अगर साइकिल देखी तो उसको समझ में आ रहा है ये साइकिल है। यानी वो सिंबल के थ्रू क्या करता है, वो समझना स्टार्ट कर देता है। अगर उसने बुक देखी तो उसको समझ में आ रहा है कि ये बुक है, ये पेन है, ये पेंसिल है। थोड़ा थोड़ा उसको क्या होता है, समझना स्टार्ट कर देता है। यानी बच्चा सिंबल के थ्रू जो है वो सोचना समझना स्टार्ट कर देता है, उसको समझ में आना शुरू हो जाता है। तो इसमें आपका जो है जो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बात जो कही गई थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो विचार की सीमा नहीं है, यानी इसमें विशेषता बतानी थी कि उसकी रुकावट नहीं है। तो इसमें यही इसकी विशेषता थी, प्रतीकात्मक विचार का विकास। यानी बच्चा जो है, बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा होता है, डेवलपमेंट ऑफ सिंबल थॉट, यानी बच्चे का सिंबल के थ्रू बच्चा पहचानना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि इसमें कौन सा होगा, के अलावा, यानी जो खेल खिलाए जाते हैं इसमें क्या है, इसके अलावा बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो इसमें से आपको ये एक ऐसा ऑप्शन छांटना है जो बच्चे का मतलब खेल के द्वारा नहीं विकास हो रहा होता है। तो पहला है, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, हो सकता है। आगे देखते हैं, या उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। तो ये बात बिल्कुल भी सही है और ये भी आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि जब बच्चा खेल रहा होता है तो उसका जो है फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा हो रहा होता है, साथ ही साथ उसके जितने भी सेंस होते हैं वो एक्टिव होते हैं। ठीक है, वो देख भी रहा होता है, वो सुन भी बहुत रहा होता है, उसके जो हाथ पैर हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, यानी सारी जो इंद्रियां होती हैं उसकी एक्टिव होती हैं। ठीक है, वहीं पे जो है यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, या फिर वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाएगा। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि खेल के माध्यम से बच्चा बहुत कुछ सीख रहा होता है कि कैसे हमको खेलना है, कैसे हमको क्या करना है, कहाँ पे हमको कौन सा कौशल प्रयोग करना है। तो इसके माध्यम से बच्चा बहुत कुछ सीख रहा होता है। लेकिन जो इसमें बात कही गई थी, इसके अलावा जो है खेल के जो है मतलब खेल जो होता है युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपका ये भी सही है और आपका ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया है निगेटिव सेंस में, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका जो है के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें यह है कि बताया गया कि यानी जो खेल होता है वो समय बिताने का सुखद तरीका है, तो ऐसा नहीं है। अगर समय बिताना है तो बच्चे क्या करेंगे, क्लासरूम में जो है डिस्कशन शुरू कर देंगे, या फिर मान लीजिए कोई पहेली हो गई उस पे बच्चे बात करेंगे, एक दूसरे से पहेली जो है बुझाएंगे कि हाँ इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो इससे क्या होगा, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो खेल के माध्यम से जो होता है वो समय बिताने का एक सुखद तरीका नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। यानी कि बच्चा हर पक्ष को जो है उस पर सोचेगा, समझेगा, उस पर थिंकिंग वो लगाएगा, अपना दिमाग उस पर क्या करेगा, लगाएगा। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है, यानी जो इसमें बात कही गई है कि बच्चा जो है वो अपना दिमाग लगाएगा, यानी तर्क वितर्क उसमें करेगा, अपनी थिंकिंग जो है उसका प्रयोग करेगा। तो पहला है, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। तो इसमें बच्चा जो है अपना थिंकिंग नहीं लगाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें अगर बच्चे को पता है तो वो बता देगा, बच्चे को नहीं पता है तो नहीं बता पाएगा। यानी कि डू यू नाउ द आंसर टू दिस, यानी बच्चे को इसका आंसर पता है, तो बच्चे को नहीं पता है तो वो बता देगा नहीं, अगर उसको पता है तो वो कह देगा यस। ठीक है, तो इसमें उस बच्चे ने अपना दिमाग नहीं लगाया, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। सही जवाब क्या, तो अगर कहेंगे आप सही जवाब क्या है, तो अगर इसमें भी बच्चा जो है अपना दिमाग का प्रयोग नहीं कर रहा है, अगर उसको पता है तो वो बताएगा, नहीं पता है तो नहीं बताएगा। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, तो उसमें भी बच्चा जो है अपना दिमाग नहीं लगा पा रहा है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें है विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे व्हिच आ जाएगा वहाँ पे आपको मतलब बच्चा जो है अब हर पर्सपेक्टिव को सोचने समझने की जो उसकी क्षमता है वो
एक्टिव होगी, वो हर क्षेत्र के बारे में सोचना शुरू कर देगा कि आखिर जो ये समस्या है इसको हम अलग तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी डिफरेंट वे में इसको हम कैसे हल कर सकते हैं जो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा बच्चा, उसके नेगेटिव भी देखेगा, उसके पॉजिटिव पक्ष भी देखेगा, उस पर तर्क वितर्क करेगा, इसमें जो है क्लासरूम में डिस्कशन भी करेगा, अपने दोस्तों से भी हेल्प लेगा। तो क्या करेगा बच्चा, इसमें छांटबीन करेगा, यानी अपना दिमाग जो है वो प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है 4 ऑप्शन सही हो जाएगा कि यानी बच्चा जो है अपना जो डिसीजन ले रहा है यानी डिफरेंट वे में वो सोच पा रहा है कि इसके निगेटिव पक्ष क्या है, इसके पॉजिटिव पक्ष क्या है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, व्हिच कैन वी सॉल्व दिस, यानी उसको हल करेगा। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा जो है वर्णन करता है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है, करके सीखना, या फिर परियोजना विधि, या फिर सहयोग से सीखना, या फिर होगा मैथेटिक इकाइयां, या फिर नियमित इकाई परीक्षण रैंक, या फिर व्यक्तिगत अधिगम क्षमता समूह बनाना, या फिर छात्रों की यानी छात्रों को क्या करेंगे आप, लेवलिंग करेंगे कि यानी ये फर्स्ट रैंक पे है, ये सेकंड रैंक पे है, तो बच्चे को हमको क्या करना है, लेवल नहीं करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट सही होगा, यानी कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, निरंतर क्या है आगे बढ़ने की जो शिक्षा होती है, उसमें हमको बच्चे को क्या करना है, करके सिखाना है, परियोजना विधि का प्रयोग करना है, साथ ही साथ सहयोग से भी सिखाना है, यानी जो है कोऑपरेटिव जो लर्निंग होती है उसके भी माध्यम से हमको सिखाना है। इससे क्या होगा कि जब बच्चा करके सीखेगा यानी लर्निंग बाय डूइंग करेगा बच्चा, तो क्या हो रहा है, वो एक्टिव है, उसके सारे सेंस भी एक्टिव होंगे, साथ ही साथ वो करके जब सीखेगा, जब उसी में इन्वॉल्व होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई प्ले ग्रुप कराइए, तो उसमें जब बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा होता है तो वो चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा होता है, साथ ही साथ जो सीखता है उसके दौरान वो उसके दिमाग में अच्छे से फीड होता है। यानी कि जब आप क्लासरूम में कोई एक्टिविटी कराते हैं, तो जब बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो रहा होता है तो उन चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखता है। ठीक है, और सीखने के दौरान उसके दिमाग में अच्छे से वो फीड भी होता है। तो हम करके सिखाएंगे, यानी जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसमें क्या रहना चाहिए, बच्चा एक्टिव रहे, बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो और बच्चे के सारे सेंस जो है वो भी एक्टिव होने चाहिए। तो बच्चा जब करके सीखेगा तो उसके सारे सेंस एक्टिव रहेंगे। साथ ही साथ परियोजना विधि यानी जब प्रोजेक्ट मेथड का प्रयोग करेंगे तो उसमें भी बच्चा क्या करेगा, एक्टिव होगा, यानी उसमें इंटरेस्ट आएगा कि हमको ये प्रोजेक्ट इतने टाइम में फाइनल कर देना है। तो उस जब वो प्रोजेक्ट बनाएगा तो वो हर पर्सपेक्टिव के बारे में सोचेगा समझेगा, तो इसमें भी बच्चा एक्टिव रहेगा। साथ ही सहयोग से सीखना, तो इसमें भी बच्चा जो है एक्टिव रहेगा, यानी कि जब लर्निंग होती है सामूहिक रूप से, तो बच्चे जो होते हैं एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे होते हैं, सामूहिक रूप से मतलब जो उनके भावनाएं हैं वो भी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो रही होती हैं, साथ ही साथ एक दूसरे के प्रति सहयोग की भी भावना आती है, और सीखने की जो लर्निंग हो रही होती है यानी जो लर्निंग होती है इसके दौरान वो भी ज़्यादा एक्टिव रहती है, क्योंकि जब बच्चे ग्रुप में सीखते हैं तो अच्छे से सीख रहे होते हैं, उनमें ये रहता है कि मेरा दोस्त ये पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ लें, यानी कंपटीशन भी थोड़ा बहुत रह रहा होता है, और साथ ही साथ सहयोग से जब सीखते हैं तो वो अच्छा होता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात यही कही गई कि बच्चा उसमें एक्टिव रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है, यानी जो एजुकेशन है, एजुकेशन इज लाइफ, तो वो स्वयं ही जीवन है, इट सेल्फ, यानी कि स्कूल शिक्षा को यथावत लंबे समय तक जो है जारी रखना सिखाई मतलब जारी रखना चाहिए, या फिर स्कूल की आवश्यकता नहीं है कि बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकें। अगला है, स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करते हैं मतलब प्रतिबंधित करें, या फिर जीवन सच्चा शिक्षक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि स्कूल की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं, यानी जो स्वयं जो शिक्षा है स्वयं ही जीवन है, उसके बारे में आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जो अपने जीवन के बारे में क्या है, जीवन के अनुभव से सीख लेते हैं, यानी कि क्या होता है उनका जो अनुभव होता है, बच्चे जब क्या आपने खुद ही देखा होगा कि जब आप पे खुद पड़ता है कोई मतलब कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको जब सॉल्व करते हैं तो आप अच्छे से समझते हैं,
आपका उसका अनुभव अलग होता है, यानी जिस पे बीत चुका है अगर उससे उस बारे में पूछ लिया जाए, यानी कि जो सीटेट का पेपर है, सबसे बेस्ट उदाहरण है जो सीटेट का पेपर है, जिसने दे दिया है एक बार एग्जाम, तो आप उससे पूछे इसका एक्सपीरियंस वो अच्छे से देगा। लेकिन जिसने कभी पेपर दिया ही नहीं है सीटेट का, तो उसको क्या पता कि कौन सी सब्जेक्ट है, ठीक है, कौन कौन सी सब्जेक्ट आती है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइम में करना होता है, तो उसको कुछ भी आइडिया नहीं होगा। तो जो कर चुका है, जो उस रास्ते से गुजर चुका है, तो उसका अनुभव अलग होगा। ठीक है, तो बच्चे जो क्या होते हैं अपने जीवन के बारे में अनुभवों से सीख लेते हैं। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कोहलबर्ग से। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है उसमें बात कही गई के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से कौन मतलब है किसे माना जाता है? तो पहला है उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ठीक है, अगला है इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण जो है प्रक्रियाएं हैं, यानी कि इसमें परीक्षण किए जाते हैं। या फिर यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। या फिर फोर्थ है उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक जो है दर्शनीय हैं। तो इसमें जो है आपका फर्स्ट ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें जो बात कही गई संज्ञानात्मक परिपक्वता, यानी इनकी जो थ्योरी है वो नैतिक, यानी बच्चे जो हैं अपनी थिंकिंग ये बताते हैं कि इस स्टेज में बच्चा जो है वो किस हिसाब से सोच रहा होता है, यानी जो उसका माइंड होता है वो किस हिसाब से जो है अपना राय दे रहा होता है। तो इनका जो संज्ञानात्मक विकास है, यानी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उस पर ही इनकी थ्योरी आधारित है। यानी कि मोरल डेवलपमेंट जो होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो कोहलबर्ग की थ्योरी उसी पर आधारित है। ठीक है, नैतिक परिपक्वता के बीच का जो एक सहयोग है उसका समर्थन कर रहा होता है। इनकी जो मतलब थ्योरी है उसमें ये बताया गया है, एक अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि जो होते हैं, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, मतलब इनकी जो थ्योरी है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर ही आधारित है। यानी जो कॉग्निटिव मैच्योरेशन होती है कि बच्चा जो है इतनी स्टेज में, क्योंकि इन्होंने अपनी थ्योरी में 3 चरण बताए हैं, यानी 3 स्तर बताए, उसके अंतर्गत इनके 2-2 चरण हैं। तो हर एक स्टेज में क्या है 2 चरण है, तो इस वजह से 6 चरण में डिवाइड है एंड 3 स्तर हैं। तो हर स्तर में जो है यानी हर चरण में बच्चे की अपनी थिंकिंग अलग अलग है। यानी वो एक स्टेज में दूसरों को खुश करना चाह रहा है, दूसरी स्टेज में वो अपने बारे में सोच रहा है। तो हर बच्चा जो अपनी अपनी स्टेज में जाता है तो क्या होता है उसकी सोचने समझने की जो थिंकिंग है वो अलग अलग हो रही होती है। ठीक है, तो इनकी थ्योरी में यही बताया गया कि हर बच्चा जो है अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी स्टेज के हिसाब से अलग अलग प्रकार से सोचता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जो है संदर्भित करता है। पहला है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, या फिर उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, या फिर एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं जो है कर सकते हैं। या फिर है 4 उस सीखने की बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो इसमें बात जो कही जा रही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि वाइगोस्की से क्वेश्चन आया है। तो इसमें बात ये कही गई क्षेत्र संदर्भित है, यानी जेडपीडी। पहली बात तो जेडपीडी क्या है हम लोग ये समझ लेते हैं। देखिए जो जेडपीडी होता है वाइगोस्की की थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जेडपीडी आपका हो गया। ठीक है, यानी कि जो जेडपीडी है वो क्या है और एमकेओ क्या है और इसके फोल्डिंग क्या है। तो मान लीजिए आप यहाँ पे ये एक हो गया दायरा, एक मिनट, ये हुआ, ये एक दायरा। आप मान लीजिए यहाँ पे खड़े, आपकी संभावना क्या थी कि आप यहाँ तक डेवलपमेंट आपका हो सकता है, आप खुद से यहाँ तक कर पा रहे थे। और ये जो है आपका जेडपीडी है, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। ठीक है, तो अब आप यहाँ तक अपना डेवलपमेंट चाहते हैं तो आपको किसी की हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि आप खुद से तो यहाँ तक कर ले रहे थे। यहाँ पे आपको किसी की हेल्प जरूरत नहीं हुई, यानी किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी आपको, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा डेवलपमेंट यहाँ तक हो जाए। तो ये जो जेडपीडी है, यानी जो जो मतलब विकास का एक जो क्षेत्र है, इसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि आपको किसी की हेल्प चाहिए होगी,
वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई बुक भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, आपका रिलेटिव भी हो सकता है। तो जिसके माध्यम से हम हेल्प ले रहे हैं या कि यहाँ तक मेरा डेवलपमेंट हो जाए, वो आपके लिए हो जाता है MKO। ठीक है, ये ध्यान रखना, जिससे हम मदद लेते हैं वो हमारे लिए MKO हो जाता है। वो कोई भी हो सकता है, बुक भी हो सकती है, कोई टीचर भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, आपकी बहन भी हो सकती है। तो कोई भी हो सकता है उसमें MKO। एज से बड़ा भी हो सकता है, एज से छोटा भी हो सकता है, मतलब आपकी उम्र से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो जिससे हम मदद ले रहे होते हैं वो हमारे लिए हो जाता है MKO। अब जो हेल्प मिली है इसके दौरान कि आपका जो है डेवलपमेंट यहाँ तक होगा, वो आपके लिए हो जाता है एस्के फोल्डिंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो मदद दी जाती है वो होती है एस्के फोल्डिंग, और जो मदद दे रहा होता है, जो व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, तो वो हमारे लिए हो जाता है MKO। और जो मेरा डेवलपमेंट की संभावना है कि हम यहाँ तक कर सकते हैं, जो क्षेत्र है विकास का, वो हो जाता है जो मतलब ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि मतलब इसमें पूछ लेता है कि इसके फोल्डिंग क्या है, ZPD क्या है, MKO क्या है, तो ये ध्यान रखना। तो इसमें जो बात कही गई है वही कि ZPD का जो मतलब विकास का जो क्षेत्र है वो संदर्भित है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य जो है लगभग स्वयं कर सकते हैं, यानी आप खुद से तो कर रहे हो बट आपको हेल्प की चाहिए, मतलब हेल्प चाहिए, तो जो मदद आपको मिल रही है और आप खुद से कर पा रहे हो, तो वही जो क्षेत्र होता है वो आपका ZPD हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व होता है क्या? पहला है स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। मैं आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुण का जो है समायोजन होता है। मैं दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो इसमें जो है आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे डैश डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, यानी कि जो लिंग की भूमिकाएं हैं वो किससे ग्रहण करते हैं, एक को छोड़ के। तो पहला आपका मीडिया, सामाजिकरण, सांस्कृतिक और ट्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें आपका 4 ऑप्शन से हो जाएगा कि ट्यूशन। देखिए, ट्यूशन के माध्यम से आप ये नहीं सीख रहे होते हैं कि हम कौन सा जेंडर है और कैसे हमको क्या करना है, यानी कैसे हमको कपड़े पहनने हैं। ठीक है, लेकिन मीडिया के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख रहे होते हो। आज की डेट में तो मीडिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे तौर तरीके, रहन सहन, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मीडिया के ही माध्यम से सीखते हैं। समाजीकरण, आपका सोशलाइजेशन भी हो गया कि आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, आपको लोगों से कैसे बात करनी है, आपको कैसे रहना है, तो ये भी आपका समाजीकरण हो गया। संस्कृत, संस्कृत से ही हमको पता चलता है, यानी हमारे कल्चर से ही हमको पता चल रहा होता है कि हमको कौन से कपड़े पहनने हैं, हमारे कौन से रीति रिवाज हैं, और कौन से रीति रिवाज में लड़के में जो है अपनी क्या भूमिका निभाएंगी, लड़कियां जो है इसमें अपनी क्या भूमिका निभाएंगी। तो ये सब हम समाज से, संस्कृत से, मीडिया के माध्यम से सीखते हैं। लेकिन जो ट्यूशन होता है, हम ट्यूशन के माध्यम से इसके बारे में कुछ भी नहीं सीख रहे होते हैं। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, यानी मानकीकृत जो परीक्षणें होती हैं, परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, पहला ऑप्शन है, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृत का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती हैं, या फिर उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, या फिर है आपका परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकते हैं, या फिर वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं जो आपका परीक्षण होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि वह मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृत का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती हैं। ठीक है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मानकीकृत जो परीक्षण किया जाता है ये पक्षपात होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहलाता है कि, यानी कहता है कि, क्या होगा आपका ऑप्शन, बुद्धि तेज से बढ़ाई जा सकती है, यानी बुद्धि जो है तेजी से बढ़ाई जा सकती है, या बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, या फिर पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, या फिर आपका 4 होगा, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो इसमें जो बात कही गई है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या है,
मतलब क्या कहता है। तो इसमें जो है आपका 13 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो देखिए बुद्धि कई प्रकार की है क्योंकि आपकी थ्योरी में जो है हार्वर्ड गार्डनर जो थ्योरी है उसमें बताया भी गया है कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है। आपके एनसीईआरटी में भी गिवन मतलब जो वेरीफाई कर रखा है वो 8 प्रकार की ही बुद्धि वेरीफाई कर रखा है और आपके एग्जाम में 8 प्रकार की ही बुद्धि पूछी भी जाती है। तो बुद्धि जो है वो कई प्रकार की हो सकती है, वो एक प्रकार की नहीं है कि ये नहीं हर व्यक्ति में एक ही प्रकार की बुद्धि पाई जाएगी। मान लीजिए कि 4 अगर क्लासरूम में बच्चे हैं तो 4 प्रकार की बुद्धियां होंगी। यानी मान लीजिए किसी को मैथ में इंटरेस्ट आ रहा होगा तो किसी को साइंस में, किसी को डांस करना पसंद होगा तो किसी को मान लीजिए कुछ और मैंने कोई एक्टिविटी करना पसंद होगा। ठीक है, तो हर बच्चे की जो क्या है वो इंटरेस्ट अलग अलग होता है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। तो हर बच्चे की जो बुद्धि है वो अलग अलग प्रकार की होती है। किसी को सिंगिंग करना बहुत पसंद होगा तो किसी को डांस करना बहुत पसंद होगा। ठीक है, किसी को क्या होगा कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। तो हर बच्चे का जो है इंटरेस्ट अलग अलग होता है, यानी कि हर बच्चे में बुद्धि जो है वो अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। कोई एक प्रकार की बुद्धि नहीं होती है हर व्यक्ति में। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला है यानी कि जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है और असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसमें पहला है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, या फिर आपका 2 है बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, या फिर आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, या फिर है बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है इसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, यानी जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है साथ ही साथ असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो क्या कर रही है, बच्चे का प्रोग्रेस कितना हुआ है, यानी बच्चे ने कितना अचीव किया है, यानी कितना उसका अचीवमेंट हो पाया है, वो लेवल जानने के लिए असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि जब आप मूल्यांकन करोगे, जब आप असेसमेंट करोगे, तभी जाके आपको पता चलेगा कि बच्चा जो है उसका कितना डेवलपमेंट हो पाया है या फिर बच्चे ने कितना अभी सीखा है और हमको कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है, वो आपको मूल्यांकन के ही द्वारा पता चलेगा। ठीक है, यानी जब आप मूल्यांकन करोगे तो उसके माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि बच्चे कहाँ पे दिक्कत महसूस कर रहे हैं। ठीक है, हमको कहाँ पे उनको ज़्यादा हेल्प करने की ज़रूरत है, हमको अपने मेथड में कैसे परिवर्तन लाने की ज़रूरत है कि बच्चे और इंटरेस्ट लें। तो ये सब जो है आपका मूल्यांकन से ही पता चलेगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो पहला है इसमें इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, यानी जो सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं बताना है आपको। ठीक है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, या फिर यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, या फिर यह बच्चों की धीमे खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो इसमें जो क्या बताया गया है कि सतत व व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, यानी कि हमको निगेटिव पक्ष में जो है आंसर देना है। क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना, मैं बार बार यही कह रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत लोगों का जो है क्वेश्चन गलत होते हैं। यानी क्या होता है कि हम लोग स्टार्टिंग के 2-4 लाइनें पढ़ लेते हैं तो ऐसा लगता है क्वेश्चन पॉजिटिव है, बट लास्ट में जो नहीं लिख दिया जाता है तुरंत आंसर उसका बदल जाता है। ठीक है, तो इसको लास्ट तक पढ़ना है, क्योंकि क्या होता है कि हम 2-3 लाइनें पढ़ने के बाद आंसर टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब हम बाद में देखते हैं तो उसमें नहीं लिखा होता है। लेकिन अब कुछ तो हो नहीं सकता क्योंकि आपने गोला फिल कर रखा है। ठीक है, इस वजह से इससे भी बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन गलत होते हैं, तो ये ध्यान रखना, अच्छे से क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर पढ़ना। अगला जो क्वेश्चन है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है या फिर, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन होगा 4 सही, क्योंकि हमको निगेटिव ही आंसर देना है। ठीक है, निगेटिव का निगेटिव आंसर होगा, या बच्चों को धीमे खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी है। यानी कि जो मूल्यांकन होता है, जो आपका असेसमेंट होता है,
उसके द्वारा हम क्या पता लगाते हैं कि बच्चे जो हैं वो कौन से बुद्धिमान हैं और कौन से जो हैं बुद्धिमान नहीं हैं। हम बच्चे को लेबल करने के लिए जो है मूल्यांकन करते हैं, उसमें ये प्रयोग किया जा रहा है। तो यही आपका गलत होगा, क्योंकि हमको निगेटिव का निगेटिव ही आंसर देना था। ठीक है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल्यांकन का ये उद्देश्य नहीं होता है कि हमको बच्चे को क्या करना है, लेबल करना है, बल्कि मूल्यांकन का ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम बच्चे की जो लर्निंग है उसका पता लगा पाएँ कि उसका कितना डेवलपमेंट हुआ है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों में प्रतिभाशीलता डैश डैश के कारण हो सकती है। तो पहला है आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, या फिर एक संसाधन समृद्ध वातावरण, या फिर सफल माता पिता, या फिर अनुशासित दिनचर्या। तो इसमें बात जो कही गई, बच्चों में प्रतिभाशीलता डैश डैश के कारण हो सकती है। तो पहला जो ऑप्शन है इसमें आपका फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आनुवांशिकता जो है और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया है, यानी कि जो इन्वायरमेंट है एंड हेरिडिटी है, इससे क्या कर रहा है, इससे जब मतलब ये दोनों जब अच्छे होंगे तभी जाके बच्चा जो है प्रतिभाशाली बन पाएगा, यानी कि उसका जो डेवलपमेंट है वो अच्छा होगा, वो हर फील्ड में अच्छा करेगा। तो वो कैसे कर पाएगा, यानी गिफ्टेड बच्चा कैसे बन पाएगा, जो हेरिडिटी है एंड इन्वायरमेंट है, अगर उसकी हेरिडिटी बहुत अच्छी है और उसको इन्वायरमेंट बहुत अच्छा दे दिया गया तो गिफ्टेड बच्चा बन जाएगा। गिफ्टेड बच्चे के जो बच्चे होते हैं बहुत ही कम होते हैं, ज़्यादा क्या रहते हैं कि मीडियम जो है मीडियम प्रकार के बच्चे पाए जाते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य होती है। ठीक है, तो कुछ ही बच्चे जो होते हैं वो गिफ्टेड होते हैं जिनकी जो बुद्धि लब्धि होती है 140 या 120 जो है अबव रहती है, बाकी क्या होते हैं 90 या 110 के आसपास रह जाते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का रोल होगा तभी जाके जो है बच्चा गिफ्टेड बन पाएगा। आगे चलते हैं अगला जो क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। तो पहला है उन्हें अच्छा व्यवहार जो है सिखाता है, या फिर उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, या फिर उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वो मुख्य धारा की भाषा सीख सकें, या फिर बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला जो क्वेश्चन है, कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। पहला है शिक्षा द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, या फिर उनके अतिरिक्त समय दिए जाने पर, या फिर उनके प्रति स्नेह होने के नाते पर, या फिर उनके अन्य बच्चों को पढ़ने की जिम्मेदारी देने पर। तो बात जो कही जा रही है कि सृजनात्मक यानी बच्चे जो हैं क्रिएटिव हैं, साथ ही साथ क्या है वो गिफ्टेड हैं, तो बच्चे के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट सही, कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देश तरीकों का उपयोग करना, यानी जो शिक्षक हैं उनके अनुकूल वातावरण लाएं, साथ ही साथ क्या उनको टाइम टाइम जो है पुश करते रहें, यानी कि उनको प्रेरित करते रहें। तो जो टीचर होते हैं उनकी थिंकिंग का प्रभाव बहुत ज़्यादा बच्चे पे पड़ता है। मान लीजिए अगर कोई टीचर कह दे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो बच्चा अगर करना भी चाहेगा तो भी उससे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि टीचर की जो थिंकिंग होती है वो बच्चे के डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही होती है। आगे चलते हैं अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। पहला है एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, या फिर अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, या फिर उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेशन, या फिर बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो क्या है इसमें बात कही गई नहीं है, क्योंकि हमको निगेटिव ही आंसर देना है। तो सिंपल सी बात है, आपका 4 ऑप्शन ही हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या करना है, बच्चे का अति संवेदनशील जो बच्चे हैं उनके सीखने में मदद करने के लिए हमको निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। तो आपका यही तरीका उपयुक्त नहीं है। अगर बच्चे बेचैन हो रहे हैं, अगर बोरियत महसूस कर रहे हैं, तो आप उनको डांटेंगे नहीं,
बल्कि क्या करेंगे, अपने मेथड में थोड़ा सा चेंज लाएंगे कि बच्चे एक्टिव हो जाएं, उसमें इंटरेस्ट लें। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको मतलब आप पढ़ा रहे हो ऐसे बुक से, बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे, तो आप ब्लैक बोर्ड का माध्यम मतलब जो है ब्लैक बोर्ड है उसका उपयोग कर ले, कोई एक्टिविटी करवा दें। ठीक है, कोई टेलम के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से पढ़ाना स्टार्ट कर दें, तो इससे क्या होगा, बच्चा इंटरेस्ट लेगा। ये नहीं कि बच्चा अगर बोरियत महसूस कर रहा है तो उसको हम डांटेंगे। आगे चलते हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग है, मतलब डिसलेक्सिया है, सृजनात्मक है या फिर प्रत्यय स्थित है। तो इसमें जो है आपका 20, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सृजनात्मक। यानी कि बच्चे क्या है, अलग अलग सोच वाले। जो बच्चा जो है क्रिएटिव होगा वो अलग अलग तरीके से सोचेगा। यानी एक टॉपिक अगर बच्चे को दे दिया गया और बच्चा क्रिएटिव है, यानी बच्चे में सृजनात्मक क्षमता है, तो वो एक टॉपिक को हर अलग वे में जो है प्रेजेंट करेगा। यानी कि वो ये नहीं कि कॉपी कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ऐसा नहीं। वो हर एक टॉपिक को क्या करेगा, कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश करेगा। कोई जो प्रोजेक्ट है, मान लीजिए कोई अगर एक्टिविटी हो रही, तो वो अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। तो इसमें आपका टू ऑप्शन मतलब थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, उसके दिमाग में अलग अलग तरीके के विचार आते रहते हैं जो उसको पुश करते हैं कुछ नया करने के लिए। ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, कुछ नया करने की कोशिश करता है, कुछ नया खोजने की वो कोशिश किया करता है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों मतलब तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। ठीक है, फिर से निगेटिव क्वेश्चन है। आपने खुद ही देख लिया कि इस पूरे सेट में कितने निगेटिव क्वेश्चन आए, तो इसीलिए क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना, क्योंकि क्या होता है, लास्ट में नहीं लिखा होता है और क्वेश्चन चेंज हो जाता है, तो इससे आपके नंबर बहुत ज़्यादा कट सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर पढ़िएगा। तो 21 जो है, पहला ऑप्शन है, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रतिक्रियाएं यानी प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, या फिर कुछ हल करते समय गलतियों को करने के लिए मतलब गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, या फिर सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, या फिर अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न जो है पूछना, यानी क्लोज एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको पूछना। तो इसमें एक बात जो कही गई है कि क्या करना है, शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है। तो सिंपल सी बात है, बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है मतलब बच्चे अपना जो है कॉग्निटिव उनका डेवलपमेंट नहीं होता है, साथ ही साथ वो तर्क वितर्क इसमें नहीं कर पा रहे होते। वो क्या करते हैं, रट के आते हैं और सीधे आपको बता देते हैं। यानी क्या होता है, इसमें फाइनल आंसर इसका एक ही होता है। ठीक है, तो इसमें बच्चे जो है उनका डेवलपमेंट, जो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रहा होता है, बच्चे उसमें तर्क वितर्क नहीं कर पा रहे होते हैं। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, स्मृति है, डर है, ध्यान है, उत्तेजना है। तो 22 जो है, इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, डर। यानी जो डर है वो आपका एक संवेग है, जैसे डर हुआ, प्रेम हुआ, क्रोध हुआ, तो ये सब आप फील करते हो। ठीक है, तो ये क्या आते हैं, संवेग के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आपका जो है 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 23 जो है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन के द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण जो है प्रदान करता है। तो इसमें से कौन सा जो है एक सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान कर रहा है। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, यानी 2 से 3 बार तो कहना गलत ही होगा, यानी कि बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, साथ ही साथ ध्यान भी रखना कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो पहला जो इसमें ऑप्शन दिया गया है, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित जो है ज्ञान है, यानी बच्चा क्या है, उस दुनिया के बारे में उसको ज्ञान ही नहीं है। तो ये कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है वो इतना तो समझ पा रहा है कि दूध जो है वो बूथ से आ रहा है। ठीक है, ये तो नहीं है उसको दुनिया के बारे में ज्ञान ही नहीं है। तो हो सकता है उसको इस टॉपिक के बारे में, यानी इस मतलब दूध से संबंधित उसको जानकारी ना हो, पर ये तो कहना गलत होगा कि उसको दुनिया के बारे में ही नॉलेज नहीं है। ठीक है, ये आपका गलत हो गया। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। तो बिल्कुल सही आंसर यही होगा आपका 2,
क्योंकि बच्चा क्या है, बच्चे को जो जानकारी प्राप्त है कि दूध जो है बूथ से आता है। मान लीजिए उसने अपने पेरेंट्स को देखा है कि दूध जो है बूथ से लेके आ रहे हैं, तो बच्चा जो है छोटा है, तो उसको यही समझ में आता है कि दूध जो है बूथ पर ही मिलता है, वहीं पर ये बनाया जाता है। तो उसका क्या है, अपना अनुभव है, यानी वो अपना अनुभव दे रहा है कि जो दूध है वो बूथ से आता है। उसने देखा है, जितना उतना ऑब्जर्व किया और उसी हिसाब से अपना अनुभव दे रहा है। ठीक है। बाकी जो है बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा, तो ये कहना गलत होगा। बच्चे ने गाय को देखा होगा, हो सकता नहीं भी देखा हो, बट उसको ये नहीं पता है कि गाय दूध देती है या नहीं देती, क्योंकि उसने ये देखा नहीं, बट उसने क्या देखा कि दूध जो है वो बूथ से आ रहा है। ठीक है। अगला जो है 4, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, तो ये भी आपका कहना गलत होगा। हो सकता है बच्चे को वातावरण दिया जा रहा हो, लेकिन जो दूध है उसको बूथ से ही वो उसके पेरेंट्स लेके आ रहे हैं, तो वो जितना देख रहा है उतना ऑब्जर्व कर पा रहा है और उसी हिसाब से उन्हीं के अनुभव के आधार पे वो बता रहा है। ठीक है। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा उदाहरण है, यानी कि शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला ऑप्शन है, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, या फिर पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए, या फिर आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीख सकें। तो क्वेश्चन जो बात कही गई है, शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। 24 जो है इसमें आपका 4 ही ऑप्शन से होगा, क्योंकि क्या करना है, आप ऐसी जगह क्लासरूम में निर्धारित करेंगे जहां पे बच्चे संवाद करेंगे, यानी जहां पे बच्चे डिस्कशन करेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे, कोई पहेलियां जो है उससे रिलेट करके पूछेंगे। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चे एक्टिव हैं, सारे बच्चे एक्टिव रहेंगे और सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन मच बेटर है, 4 ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यानी कि जब क्लासरूम में जो डिस्कशन होगा, ठीक है, बच्चे पूछताछ करेंगे तो बेहतर सीखेंगे। इस वजह से आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। जब बच्चे किसी भी एक्टिविटी में शामिल होते हैं तो वो एक्टिव रूप से सीख रहे होते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। पहला है, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। यानी क्या होना चाहिए, जो क्लासरूम में सामग्रियां स्कूल में जो सामग्री आती है खेलने के लिए, वो ऊंची रखी रहे, यानी जिससे क्या हो कि बच्चे जो है लंबे समय तक जो है वो सामग्रियां चलें, बच्चों को दिया ही नहीं जाए खेलने के लिए। या फिर आपका होगा वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखे हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सके। तो 25 जो है इसमें आपका 2 ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो सामग्रियां आती हैं, आपने देखा होगा जो छोटी क्लासों में 1 to 5 में खेलने के लिए बहुत सारी सामानें मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उन सामग्रियों का हमको प्रयोग करना चाहिए, यानी कि बच्चों को उचित टाइम पर हमको खेलने के लिए भी देना चाहिए। और जो साहित्य साहित्य जो है उसको हमको टाइम खुले रखना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे आप उसको खाली ऊंचे अलमारी पर रख रहे हैं कि वो खाली शो के लिए, बच्चे उनको खाली देख रहे हैं, उनके साथ ना खेल पा रहे हैं ना कोई एक्टिविटी कर पा रहे हैं, तो ऐसी सामग्रियों का कोई मतलब नहीं होगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, बच्चे को टाइम पे उनको खेलने के लिए भी देना है और साथ ही साथ उनको प्रयोग में भी वो लेके आए। ठीक है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला है, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है, या फिर वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखते हैं, या फिर वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों को अपने माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, या फिर वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम जो है संसाधन बनाते हैं। तो 26 जो है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि पाठ्य पुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो सिंपल सी बात है कि जो पाठ्य पुस्तक है वो एक संसाधन और संदर्भ की सामग्री में से एक है,
देखिए जो पुस्तक होती है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पाठ्य पुस्तक है वो संसाधन मतलब पढ़ाने की यानी जो मतलब क्लासरूम में जो पाठ्य पुस्तक होती है वो सब कुछ है, तो वो सब कुछ नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक संसाधन है, यानी कि एक रिसोर्स है टीचिंग का। ये कहना गलत होगा कि जो पाठ्य पुस्तक होती है वो सब कुछ है, सब कुछ कहना गलत होगा। लेकिन हाँ, एक रिसोर्स है ये मतलब टीचिंग मेथड का, क्योंकि टीचिंग मेथड के जो है पढ़ाने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। आप ब्लैक बोर्ड से भी पढ़ा सकते हो, ठीक है। आप क्या करो, कोई टेलम के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, कोई एक्टिविटी करा के, कोई प्ले ग्रुप करा के, तो पढ़ाने के बहुत सारे वे हो सकते हैं। लेकिन ये कहना गलत है कि पाठ्य पुस्तक जो है सिर्फ वही सब कुछ है, तो ये कहना गलत हो जाएगा। इसीलिए आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो पुस्तक होती है वो एक माध्यम है टीचिंग कराने का, लेकिन वो सब कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। जो नेशनल करिकुलम है इसमें बात कही गई, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश डैश से प्राप्त की है। पहला है मानवतावाद, व्यवहारवाद, या फिर रचनावाद, या फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा रचनावाद, ठीक है। क्योंकि जो एनसीएफ है वो रचनावाद को ज़्यादा महत्व देता है, यानी कि बच्चा एक्टिव रहे, बच्चा इन्वॉल्व हो, बच्चा एक्टिविटी करके माध्यम से सीखे, बच्चा क्लासरूम में जो है क्रिएटिव हो, बच्चा जो है प्रतिभाशाली हो, यानी हर पर्सपेक्टिव के बारे में वो समझ सके, कुछ नया खोजने की वो कोशिश करे, ठीक है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहनने में मतलब पहने स्कूल में आए, तब आप उनको प्रेरित महसूस मतलब प्रेरित समझेंगे कि बच्चा प्रेरित है, या फिर वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, या फिर वे सभी उपस्थित में जो है मतलब नियमित हैं, या फिर वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो 28 जो है 4 ऑप्शन सही होगा। जब बच्चा क्लासरूम में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो क्या इससे माना जाएगा कि बच्चा एक्टिव है। मान लीजिए अगर वो एक्टिव नहीं होगा तो क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाएगा, उसको समझ में ही नहीं मतलब समझ में ही नहीं आएगा कि क्लासरूम में चल क्या रहा है, कौन सा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। क्लास चल रही है मैथ की, बच्चा खोले बैठा है बुक साइंस की, तो अगर बच्चा एक्टिव होगा तभी तो वो समझ पाएगा कि मैथ की क्लास चल रही है कि साइंस की क्लास चल रही है, ठीक है। तो जब बच्चा एक्टिव होगा वो समझ रहा होगा कि कौन सा टॉपिक चल रहा है, हमको यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, कैसे क्वेश्चन बन सकते, जो उसके डाउट है वो क्लियर करेगा। डाउट कब होंगे, जब बच्चा कुछ सीख रहा होगा। गलतियां कब करेगा, जब वो कुछ सीखेगा, ठीक है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जब बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, तो यानी जब बच्चा क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दे तो समझ जाइएगा कि लर्निंग बेस्ट हो रही है, यानी ठीक है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चा जो है वो प्रश्न पूछ रहा है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे जो है अधिक उपयुक्त है। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, या फिर शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो 29 जो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अधिगम में सुधार के लिए सबसे उपयुक्त क्या है, यानी जो लर्निंग हो रही है उसमें हम कैसे सुधार ला सकते हैं। तो सबसे बेस्ट उदाहरण 4 ही होगा कि हमको क्या करना है, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत, यानी उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके क्या करना है हमको, बच्चे एक दूसरे से बात करें, उनकी एक दूसरे की सिचुएशन को समझें। फिर क्या करेंगे, जब एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो एक दूसरे के जो पर्सपेक्टिव हैं, यानी जो थिंकिंग है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमको बच्चे को रियल लाइफ से ही कनेक्ट करके चीज़ें पढ़ानी है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। यानी जो अधिगम है वो क्या कर रहा है, वातावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, या फिर चुप्पी साधने के लिए, या फिर शिक्षक को निर्देश देने के लिए, या फिर बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, यानी कि जो लर्निंग हो रही है उसमें बच्चे
खुद को विनियमित कर रहे हैं, यानी खुद को भी एक दिशा दे पा रहे हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ खुद को मॉनिटर भी कर रहे हैं, खुद को गाइड भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जो अनुशासित क्लासरूम है अधिगम वातावरण में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाएगा। जब बच्चा यानी जब क्लासरूम अनुशासित होगा, यानी ये नहीं कि टीचर पढ़ा रहे बच्चे अपना आपस में खेल रहे हैं, शोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जब क्लास में थोड़ा बहुत अनुशासन होगा तो बच्चे क्या होंगे, बच्चे जो सीख रहे होंगे विनियमित रूप से सीख रहे होंगे, साथ ही साथ खुद पे भी उनका कंट्रोल होगा और वो अच्छे तरीके से अपने आपको डायरेक्शन भी दे रहे होंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 30 क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। आई होप आपको मदद मिलेगी। कमेंट में अपना बताना स्कोर कितना रहा। साथ ही साथ ये क्लास डेली 3 बजे मिलती है, तो इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये क्लास डेली 3 बजे मिलती है, इसमें हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप लोग ज्वाइन करना। इसमें ऑल सब्जेक्ट यानी आपका ईवीएस हो गया, मैथ हो गया, सीडीपी हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, तो सारी सब्जेक्ट के आपको प्रीवियस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। डेली क्लासेस मिलती हैं, तो आप लोग ज्वाइन करना। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो क्लास है यानी जो सीडीपी के इसमें मिक्स क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। कुछ ऐसे इसमें क्वेश्चन थे जो काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, तो उनकी जो संभावना है वो ज़्यादातर आने की रहती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछता है सीटेट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है एंड आपको क्लासेस भी मिलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।